Deterioration of timber or decay of timber. There are so many agencies which may cause decay of timber, but there are three main harmful agencies which cause timber decay. रीजन तो काफी सारी हैं टिम्बर के डिके होने के लिए, लेकिन तीन मेन रीजन हैं। सबसे पहले, decay or rot of timber is the result of the activity of various bacteria or fungi which utilize the various portion of timber as food. They requires both oxygen and excess moisture. Hence, timber having moisture content below 25% will not rot easily. तो अमूमी तौर पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया या जो फंजाई होते हैं जिनको आप आम आंख से अमूमी तौर पर नहीं देख सकते, वो भी बायोलॉजिकली लिविंग थिंग्स होती हैं। तो हर लिविंग थिंग को कोई ना कोई फूड चाहिए होती है, तो इन लिविंग थिंग को वुड एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये। तो अगर कोई ऐसा टिम्बर जिसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद हो और मॉइस्चर कंटेंट 25% से ज़्यादा हो, तो फंजाई और बैक्टीरिया उस पर हमला करके उसको अपनी खुराक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर किसी टिम्बर के अंदर 25% से कम मॉइस्चर हो, तब बैक्टीरिया और फंजाई उसको अपनी खुराक नहीं बना सकते हैं और इस डिके और रॉट से वो टिम्बर बचा रहता है। दूसरा, इंसेक्ट्स। देयर आर सो मैनी इंसेक्ट विच अटैक द वुड। आउट ऑफ देम, टर्माइट्स, जिसको हम वाइट एंड्स कहते हैं, आर द मेन इंसेक्ट विच आर वेरी डेंजरस फॉर टिम्बर। Termites of one class live underground and eat wood and forms tubes or tunnel inside it. तो इंसेक्ट जिसके अंदर सबसे सरफहरिस्त है आपके पास वाइट एंड्स, तो ये टिम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। तो टर्माइट की एक क्लास ऐसी भी है जो कि अंडरग्राउंड रहती है, जो कि अंदर छुपी हुई रहती है टिम्बर के अंदर, और टिम्बर को एज ए फूड इस्तेमाल करती रहती है और टिम्बर के अंदर टनल्स और ट्यूब्स बनाती रहती है। तीसरा, फायर। Fire is also the damaging factor of timber, as timber has tendency to burn, so fire can damage it easily. तो ये तीन हमारे पास चीजें हैं डिटेरियोरेशन के लिए। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया या फंजाई टिम्बर को खराब करते हैं, दूसरे नंबर पर इंसेक्ट्स और तीसरे नंबर पर फायर। उसके बाद है जी प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। आप टिम्बर को लंबे अरसे तक प्रिजर्व किस तरीके से रख सकते हैं। There are three main classes of timber preservation. Number one, oily substances insoluble in water. इनको आप यूज किया जा करते हैं। नंबर टू, वाटर soluble salts। इनको आप टिम्बर प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑयली सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कौन कौन से होते हैं। कोल tar oil is the best known and widely used preservative material of this class। तो कोल तार ऑयल जो होता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है टिम्बर को लंबे अरसे तक प्रिजर्व करने के लिए इन द ऑयली सब्सटेंसेस। तो दूसरे नंबर पर है, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। ये हासिल किस तरीके से होता है, बिटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, अब ये डिस्टिलेशन क्या है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा होगा। तो बिटुमिनस कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आप कोल तार ऑयल हासिल करते हैं। नंबर थ्री, इट इज अवेलेबल इन मैनी ग्रेड्स एंड टाइप। तो इसकी कई तरह की किस्में होती हैं। नंबर फोर, इट हैज हाई डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन। तो ये जो है ऑयल, ये टिम्बर के अंदर काफी डेप्थ तक पेनिट्रेट खुद ब खुद ही कर सकता है। इट हैज हाईली टॉक्सिक इफेक्ट टू वुड डिस्ट्रॉइंग फंजाई। और इसके बाद क्योंकि फंजाई एक लिविंग थिंग्स है, तो फंजाई को डिस्ट्रॉय करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका क्या है, यही ऑयली सब्सटेंस को इस्तेमाल करके फंजाई को किल कर देना, खत्म कर देना। दूसरा है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, जिसके अंदर जिंक क्लोराइड जो है इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड
preservative of this type. It is clean and odorless. तो वाटर soluble salt में जिंक क्लोराइड को आप अमूमी तौर पर यूज करते हैं टिम्बर को प्रिजर्व करने के लिए। ये देखने में बिल्कुल साफ होता है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। स्पेशल पेंट्स टू सेव टिम्बर फ्रॉम फायर। और तीसरा क्या है आपके पास, डिफरेंट टाइप के आप पेंट्स करके टिम्बर को प्रिजर्व करते हैं। फॉलोइंग पेंट्स आर यूज्ड टू सेव टिम्बर फ्रॉम फायर। नंबर 1 डाइमोनियम फॉस्फेट, नंबर 2 मोनो अमोनियम फॉस्फेट, नंबर 3 मोनो मैग्नीशियम फॉस्फेट, नंबर 4 फास्फोरिक एसिड। तो ये चार किस्म के पेंट्स हैं जिनको आप यूज करके टिम्बर को प्रिजर्व कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ अप्लाइंग प्रिजर्वेशन। Before applying preservatives, the timber should be completely seasoned. टिम्बर को completely तौर पर सीजन कर लें, उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म कर लें। There are some important method of applying timber preservatives which are given below. तो प्रिजर्वेटिव्स को यानी उन पेंट्स को, ऑयल्स को, वाटर सॉल्युबल साल्ट्स को टिम्बर के ऊपर टिम्बर को उन पेंट्स की मदद से, सॉल्ट्स की मदद से प्रिजर्व करने के आपके पास जो मेथड है वो तीन है। नंबर 1 पेंटिंग एंड डिपिंग मेथड, नंबर 2 प्रेशर प्रोसेस और फुल सेल्फ प्रोसेस, नंबर 3 एम्प्टी सेल्फ प्रोसेस। तो इन तीन तरीकों से आप टिम्बर को वाटर सॉल्युबल साल्ट्स, ऑयल या पेंट यूज करके प्रिजर्व कर सकते हैं। पेंटिंग एंड डिपिंग मेथड, इनको आप पढ़ लें एक बार जी। तो जुनैद आप वेट करें, आप बार बार कनेक्ट करते रहें। अगर आपके कनेक्शन में मसला आ रहा है तो आप बार बार कनेक्ट करते रहें और आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना रोल नंबर सेंड कर दें। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन विच द प्रिजर्वेटिव मटेरियल इज अप्लाइड बाय मींस ऑफ अ ब्रश सेवरल टाइम्स। तो पेंटिंग के अंदर जिस तरह आपको पता है ब्रश के जरिए आप पेंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी आप एक ब्रश को इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर बहुत से कोट लगाकर इसको प्रिजर्व करते हैं। द टिम्बर इज आल्सो इमर्स इन अ टैंक फुल ऑफ लिक्विड। या दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जिस मटेरियल के साथ, जिस लिक्विड के साथ टिम्बर को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, उस लिक्विड के टैंक के अंदर उस टिम्बर को डिप करा लें। इन बोथ टाइप्स द पेनिट्रेशन हार्डली एक्सीड 1/16 इंचेस। तो टॉप 1/16 इंच जो है उस टिम्बर का, सिर्फ वहीं तक ही पेंट पहुंच पाता है। द ड्यूरेशन ऑफ इमर्जन एंड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज द पेनिट्रेशन रेट। इसी तरीके से जो सोल्यूशन है जिसके अंदर जो पेंटिंग है जिसके अंदर आप डिप कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर और दूसरा उसके अंदर आपने कितना टाइम डिप रखना है, ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं पेनिट्रेशन रेट के ऊपर। बल्कि पेनिट्रेशन रेट इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कोई भी पेंट किसी टिम्बर की सरफेस के अंदर कितना हद तक पेनिट्रेट करेगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और इमर्जन टाइम के ऊपर। नंबर 2 प्रेशर प्रोसेस और फुल सेल्फ प्रोसेस। In this process, the timber is placed in an airtight chamber from which air is withdrawn by creating vacuum. आप एक चैम्बर के अंदर टिम्बर को रखते हैं और उस चैम्बर के अंदर से आप क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर उसके अंदर क्रिएट करते हैं एयर को एक्सट्रैक्ट करके। द सेल्स आर फुल एम्प्टीड टू रिसीव द प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर वाला जो वो जो सेल होता है, चैम्बर होता है, वो बिल्कुल खाली हो जाता है और वो तैयार होता है प्रिजर्वेटिव मटेरियल को करने, रिसीव करने के लिए। आफ्टर दैट preservative material is pumped under pressure of
10 to 200 psi at a temperature of 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और 100 से 200 psi प्रेशर के ऊपर फिर अप्लाई किया जाता है पेंट उसके ऊपर। एज द टिम्बर कंटेन्स required quantity of preservative, a low vacuum is maintained to remove the excess preservative। तो इसी तरीके से थोड़ा सा जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो अंदर रखा जाता है ताकि टिम्बर तक सिर्फ उतना ही वो पेंट पहुंच सके जितना उसको ज़रूरत है। सच अ टिम्बर इज जनरली यूज इन केस ऑफ पाइल्स इन साल्ट वाटर एंड रेलवे स्लीपर्स। तो जो टिम्बर ऐसी जगहों पर यूज होते हैं, यानी कि रेलवे स्लीपर के लिए जो टिम्बर यूज होते हैं, तो उसके लिए यही प्रोसेस अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Empty cell process. This method is similar to the full cell process, but initial vacuum not to be maintained and no attempt is to be made to remove air from cells. The preservative material is applied under the pressure of 200 psi। ये तकरीबन पहले वाले प्रोसेस से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर जो आपने शुरू शुरू में नेगेटिव प्रेशर देना होता है चैम्बर के अंदर, वो बाद में आप पूरा का पूरा नेगेटिव प्रेशर रिमूव कर देते हैं। तो आप प्रिजर्वेटिव मटेरियल को 200 psi प्रेशर के ऊपर उसकी सतह, टिम्बर की सतह के ऊपर अप्लाई करवाते हैं। उसके बाद है जी कमर्शियल फॉर्म ऑफ टिम्बर। टिम्बर के मुख्तलिफ, जिस तरह किसको हम बोर्ड कहते हैं, किसी को आप स्ट्रिप्स कहते हैं, किसी को प्लैंक कहते हैं, किसी को आप मोल्डिंग कहते हैं। तो कमर्शियल कॉमन नेम्स क्या क्या है इनके, ये 6 नेम आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार रीड कर लें काइंडली। तो सबसे पहले ही लॉग। लॉग किसे कहते हैं? वो पूरा का पूरा जो हिस्सा आप काटते हैं जमीन के ऊपर से, उसको आप लॉग कहते हैं। ट्रंक विद ब्रांचेस ऑफ, उस पूरे दरख्त का जो मेन स्टेम जा रहा होता है, जब उससे आप ब्रांचेस हटा लेते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्लैंक, पीसेस 38 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर थिक। तो ऐसा पीस जो कि 38 से लेकर 100 मिलीमीटर तक थिक हो और उसकी जो विड्थ है वो 150 मिलीमीटर या उससे ज्यादा, उसको आप क्या कहते हैं? प्लैंक कहते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन प्लैंक में आते हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास है जी बोर्ड्स। बोर्ड्स किसे कहते हैं आप? पीसेस 10 मिलीमीटर टू 38 मिलीमीटर, ऐसे पीसेस जिनकी थिकनेस 10 मिलीमीटर से लेकर 38 मिलीमीटर तक हो और जिनकी विड्थ 75 मिलीमीटर से लेकर आगे जाते जाए। उसके बाद है जी बैटन्स। बैटन्स क्या है आपके पास? जिनकी विड्थ 19 मिलीमीटर से लेकर 38 मिलीमीटर तक हो थिकनेस जिनकी, और जो 25 मिलीमीटर से लेकर 75 मिलीमीटर तक वाइड हो, उनको आप क्या कहते हैं? बैटन्स या स्ट्रिप कहते हैं। ये दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं। स्ट्रिप अंडर 19 मिलीमीटर थिक एंड अप टू द 75 मिलीमीटर वाइड, इसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रिप्स कहते हैं। मोल्डिंग, तो इनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, लेंथ का मसला नहीं है, लेकिन इसकी थिकनेस और विड्थ के बारे में सिर्फ बताया हुआ है। तो थिकनेस और विड्थ के लिहाज से डिफरेंट टाइप के कमर्शियल टिम्बर पाए जाते हैं। तो छठा है हमारे पास मोल्डिंग। शेप टिम्बर कैन बी प्लैंक, बोर्ड, स्ट्रिप्स। तो सबसे पहले आप जो दरख्त हासिल होता है, दरख्त को जब आप काटते हैं, काटने के बाद उसके स्टेम से जब आप ब्रांचेस को ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो आप शेप हासिल करते हैं उसको आप मोल्डिंग कहते हैं। फिर उन्हीं मोल्डिंग से आप फिर डिफरेंट टाइप के प्लैंक्स बनाते हैं, बेटन्स बनाते हैं, बोर्ड, स्ट्रिप्स वगैरह, उन्हीं से आप तैयार करते हैं। तो
फ़हीम अभी आप रुके मेरे भाई, आपको किसने कहा रोल नंबर सेंड करें आप? ये अभी जो रोल नंबर सेंड कर रहे हैं ना, उसके रोल नंबर एक्सेप्ट नहीं होंगे जी। अभी आप वेट कर लें। अच्छा जी, यूजेस ऑफ टिम्बर अब कौन कौन से हैं? थोड़े से डिस्कस हमने पहले किए थे और थोड़े से ये है। सबसे पहले क्या है जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। नंबर टू, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पोस्ट। नंबर थ्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्टर, ब्रिजेस, पाइल, पोल्स, रेलवे स्लीपर्स, फर्नीचर, लाइट पैकिंग केसेस, हाई पैकिंग केसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मेकिंग टॉयज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेनियर्स एंड प्लाईवुड्स। तो ये तमाम किस्म के टिम्बर के यूजेस होते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिम्बर। टिम्बर से कौन कौन से आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? टिम्बर को अगर हम दो मेन क्लासेस के अंदर तकसीम करें तो एक है हमारे पास नेचुरल सॉलिड टिम्बर, दूसरा है इंजीनियर्ड टिम्बर प्रोडक्ट। तो इंजीनियर टिम्बर प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास विनियर्स, लैमिनेट्स, ब्लॉक बोर्ड्स, पार्टिकल बोर्ड्स, फाइबर बोर्ड्स, प्लाईवुड, ये सारी चीजें होती हैं। तो प्लाईवुड क्या है आपके पास? प्लाईवुड आपके पास होता है मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शीट्स ऑफ क्रॉस लैमिनेटेड वर्नियर्स। Panel strength and stiffness in both direction are maximized, bonded under heat and pressure with durable moisture resistance adhesive। तो ये पतली पतली सी शीट्स होती हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर अंडर सुटेबल हीट एंड प्रेशर इनको कंप्रेस करके बोर्ड बनाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? प्लाईवुड कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लाईवुड। रेगुलर ग्रेड प्लाईवुड होते हैं जिसको आप टेम्परेरी यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास है जी कमर्शियल प्लाईवुड, आल्सो नोन एज इंटीरियर ग्रेड और एमआर, जिसको आप मॉइस्चर रेजिस्टेंट ग्रेड प्लाईवुड कहते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर दैट इज अनलाइकली टू गेट वेट। तो जिस फर्नीचर को आप पानी से बचाना चाह रहे होते हैं उसके ऊपर आप ये कमर्शियल वुड लगा देते हैं और वो फर्नीचर मॉइस्चर से और पानी से बचा रहता है। वाटरप्रूफ प्लाईवुड, आल्सो नोन एज एक्सटीरियर ग्रेड boiling water resistant grade plywood, used for making furniture that is likely to get wet, for example kitchen furniture। तो ऐसे फर्नीचर जिनको बहुत ही ज्यादा पानी लगने के चांसेस होते हैं, जिस तरह कमरे के अंदर अगर आप कोई फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इतना ज्यादा एक्सपोज टू वाटर नहीं होता, लेकिन अगर आप किचन के अंदर कोई फर्नीचर यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा एक्सपोज टू वाटर होता है। तो उसके लिए वाटर प्रूफ प्लाईवुड उस फर्नीचर की सतह के ऊपर इस्तेमाल करके उसको बचाया जाता है। Marine plywood superior quality and also cost a lot more, क्योंकि मैरिन के ऊपर जो आप फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एक तो एक्सपोज टू वाटर होते हैं और दूसरा उन वाटर के अंदर नमकियात भी होती है। तो इसके लिए आपको सुपीरियर क्वालिटी के प्लाईवुड चाहिए होते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर प्रोडक्ट्स दैट आर सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग वाटर एक्सपोजर। तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं जो लंबे अरसे तक पानी के अंदर इमर्स रहे या एक्सपोज टू वाटर रहे। यूज्ड मेनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड बोट बिल्डिंग। जिस तरीके से बोट आप बनाते हैं तो बोट बिल्ड करने के लिए आप मैरिन प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो आप वुड बोट के अंदर यूज कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पानी की वजह से खराब ना हो जाए। इस तरह इंडस्ट्रियल पर्पसेस के अंदर भी मैरिन प्लाईवुड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरीके से टाइप्स ऑफ प्लाईवुड बेस्ड ऑन द वुड क्या है जी? हार्डवुड, सॉफ्टवुड। हार्डवुड क्या होता है? मेड फ्रॉम टीक वुड और गरजान वुड और बिर्च वुड, ये डिफरेंट टाइप के वो बताए हुए हैं दख्त उन्हीं के ऊपर। दूसरा क्या है जी? सॉफ्ट प्लाईवुड, मेड फ्रॉम वुड लाइक सीडर, एसपीएफ, जिसको आप क्या कहते हैं? स्प्रूस, पाइन फर और मैंगो वुड। इस तरीके से ये और सॉफ्ट वुड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों से हासिल की जाती है और हार्डवुड प्लाईवुड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज से इस हासिल किए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के भी प्लाईवुड्स होते हैं, ये एक बार रीड कर लें आप।
तो सबसे पहले क्या है जी, फ्लेक्सिबल प्लाईवुड, आल्सो कॉल्ड एज द फ्लेक्सिप्लैट, कैन इजीली बी रोल्ड अप, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है तो रोल भी कर सकते हैं आप। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग राउंड एंड कर्व शेप फर्नीचर, तो फर्नीचर का वो हिस्सा जो राउंड या कर्व होता है उसके ऊपर लगाने के लिए फ्लेक्सिबल प्लाईवुड आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपके पास एफ आर ग्रेड या फायर रिटार्डेंट, यूज्ड इन प्लेसेस वेयर फायर रिस्क आर हैव टू बी रिड्यूस, तो ऐसी जगहों पर आप इस्तेमाल करते हैं जहां पर फायर का खतरा होता है और फायर के खतरे को कम करने के लिए आप फायर रिटार्डेंट प्लाईवुड लगाते हैं। सरफेस इज ट्रीटेड विद फायर रेजिस्टिंग केमिकल, इस प्लाईवुड की जो सरफेस होती है वो फायर रेजिस्टिंग केमिकल से ट्रीट की गई होती है, उसके ऊपर फायर रेजिस्टिंग केमिकल लगाया गया होता है। तीसरा आपके पास है टर्माइट रेजिस्टेंट एंड बोरर प्रूफ, offers protection from the external pest that can destroy the wood, तो जिस तरीके से टर्माइट है या बोरर है, ये जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट से फर्नीचर को बचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, टर्माइट रेजिस्टेंट या बोरर प्रूफ प्लाईवुड। चौथे नंबर पे स्ट्रक्चरल प्लाईवुड, सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन वेयर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, जहां पर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आना हो, तो उनके ऊपर जो प्लाईवुड आप लगाते हैं वो स्ट्रक्चरल प्लाईवुड लगाते हैं, ये लोड ट्रांसफर करने के लिए ठीक होते हैं। नंबर 5 कंक्रीट शटरिंग प्लाईवुड, इसी तरीके से आप देखते होंगे कि एक स्लैब की कंक्रीटिंग के लिए या बीम या कॉलम को कास्ट करने के लिए जो आप शटरिंग करते हैं, तो उनके लिए अलग किस्म के प्लाईवुड भी आप यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ शाइनी फेनोलिक फिल्म ओवर द सरफेस यूज्ड टू क्रिएट वुडन मोल्ड्स फॉर कंक्रीट केसिंग, तो इनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है ताकि इनके ऊपर जो कंक्रीट कास्ट की जाए उसकी सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ बने, और ये कंक्रीट के लिए मोल्ड का काम भी करते हैं। उसके बाद आपके पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाईवुड, लीडिंग ब्रांड्स ऑफ प्लाईवुड इन इंडिया, इसी के अलावा थिकनेस, साइजेस और इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पर गिवन है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा जी। उसके अलावा ये मार्केट रेट प्लाईवुड के दिए हुए हैं इंडिया के लिहाज से, तो आपने क्या करना है जी, ये डिफरेंट टाइप की थिकनेस है, और कमर्शियल वाटरप्रूफ और रेगुलर प्लाईवुड, रेगुलर वाटरप्रूफ कमर्शियल प्लाईवुड की थिकनेस के लिहाज से उसकी कीमत लिखी हुई है। तो आपकी असाइनमेंट क्या है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद डिफरेंट थिकनेस के जो प्लाईवुड है, खासतौर पर कमर्शियल प्लाईवुड, वाटरप्रूफ या रेगुलर प्लाईवुड, उनकी आपने इंटरनेट से उनकी प्राइसेस आपने फाइंड आउट करके इसी तरीके से एक टेबल बना लेना है और एज ए असाइनमेंट आपने सबमिट करवाना है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। इंशाल्लाह बाकी जो तमाम है वो हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। हाँ या ना कर दिया करे मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ किसी तक नहीं जा रही। ओके जी, चले ये मीटिंग एंड करके मैं आपको दोबारा एक लिंक सेंड करता हूँ, तो आप उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लें क्लास को, और फिर अटेंडेंस की तरफ हम जाते हैं।